नमस्कार साथियों, आईएएस स्टडी ट्रैक और एएसएम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी पुनः हिंदी व्याकरण के कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा विस्तार से करेंगे और समझेंगे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कैसे उसका सही आंसर हम सभी को लगा करके आना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आपको बता दें कि भाषाई आधार पर सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। याद रखना आप, आंध्र प्रदेश हिंदी भाषा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का। इस बात को याद रखना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए अगला देखें। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। अब इसमें ये बताना कि भाई जो दुर्गम शब्द है उसका शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो आपको बता दें ये 3 नंबर शुद्ध है। कैसे है? तो आपको बता दें, ये रेप होती है ना, तो जिस शब्द पे लगी हो उसके पहले इसको पढ़े जाते हैं। तो किस पे गा पे लगी तो उसके पहले वाले शब्द के अपन को बाद में पढ़ना है या इसके पहले पढ़ना है। तो दुर पढ़ेंगे उसको, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे? गम। ऐसे इसको याद रखना, रेप को। अगला देखें, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी अपन को पहचाननी है कि कौन सी है। तो अस्पर्शता जो है वह शुद्ध लिखा जाता है इस प्रकार से। अगला देखें, मनोज का संधि विक्षित होगा। मनोज का संधि विक्षित क्या होगा? तो देखिए आप, मनः प्लस जा, ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि से बन जाएगा मनोज। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। ये जो विसर्ग है ना, इसका ओ हो जाएगा विसर्ग संधि में। अगला देखें, मृत्युंजय का संधि विक्षित होगा। मृत्युंजय क्या क्या अर्थ होता है? मृत्यु को जीतने वाला, उसको क्या बोलते हैं? मृत्युंजय। तो क्या हो जाएगा? मृत्यु प्लस जय, मृत्यु को जीतने वाला, तो क्या बन जाएगा? मृत्युंजय। देखो तो कहाँ पर लिखा है मृत्यु प्लस जय? ये लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। मृत्यु प्लस जय, इससे क्या बन जाएगा? मृत्युंजय। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन और भी आगे मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। प्रश्न पसंद आए और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए वो भी कमेंट में बता सकते हैं। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्न का आप ये समझ लें कि जिसमें तुरंत किसी चीज को उत्तर देने की जो क्षमता होती है ना, उसके लिए बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। किसी प्रश्न का तुरंत जवाब देने की जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। यानी उसके लिए आ जाता है कभी कभी, उसको याद रखना। अब इसमें पूछ रहे हैं कि उपसर्ग, तो हो जाएगा प्रति प्लस उत्पन्नमति, तो इससे बन जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। तो कौन सा उपसर्ग है? प्रति है। संधि यदि इसमें पूछ ली जाए तो कौन सी लगाएंगे? तो भी यण संधि हो जाएगी। प्रत्युत्पन्नमति में यदि संधि पूछते हैं शब्द में तो कौन सी हो जाएगी? यण। प्रति उत्पन्नमति, तो ई का हो जाएगा या, तो यण संधि हो जाएगी। अगला देखें, निम्न में से आ प्रत्यय नहीं है। बड़ा किसमें नहीं लगा? प्रिय में आ लगा दो, प्रिया हो जाता है, ठीक है। सुत में आ लगा दो, सुता हो जाता है, स्त्रीलिंग। एक है इच्छा, एक है जुर्माना। तो इच्छ जो धातु होती है, एक इच्छ धातु होती है, उसमें आ लगा देंगे तो क्या बन जाता है? इच्छा। जुर्माना में आ प्रत्यय नहीं है, कोई जुर्मान कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि जुर्माना स्वयं एक शब्द, उसमें प्रत्यय नहीं है आ। अगला देखें, समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और विग्रह का याद रखना होता है विस्तार, ठीक है। और संधि का होता है जोड़ना, और विच्छेद का अर्थ होता है उसका तोड़ना, ठीक है, विग्रह करना। संक्षेप किसका होता है? समास का। अगला देखें, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर, तो निशाचर का तो पहले अपन विग्रह कर ले कि रात्रि को विचरण करने वाला, उसको क्या कहते हैं? निशाचर। जो रात्रि को विचरण करते हैं उनको एक शब्द दिया निशाचर, तो तृतीय अर्थ निकला बहुब्रीहि समास है। जो रात्रि को विचरण करे वो कौन है? निशाचर। निशा मतलब रात्रि को, चर मतलब विचरण करने वाली। पंकज शब्द है, कैसा है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो आपको बता दें कि योग रूढ़ है जब कोई अन्य अर्थ निकले। जैसे पंकज का क्या अर्थ निकल रहा है? पंक प्लस जा। पंक मतलब होता है कीचड़, और जा मतलब उत्पन्न होने वाला, तो उसके लिए तीसरा अर्थ निकल रहा है कमल। तो ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़। रूढ़ कौन कहलाते हैं? जिन शब्द के कोई टुकड़े नहीं हो सकते, वो कैसे हैं? रूढ़ हैं, ठीक है। यौगिक जो 2 शब्दों के योग से मिलकर के
बनते वो यौगिक कहलाते। योग रूढ़ जब कोई अलग अर्थ निकलता है वो योग रूढ़ कहलाते हैं। पंकज का क्या कमल अलग अर्थ निकल रहा है इसलिए योग रूढ़ है। अगला देखें, भ्रमर शब्द है। भ्रमर का अर्थ क्या होता है? भौरा। तो भ्रमर कैसा है? तत्सम, इसका तद्भव हो जाएगा भौरा। ठीक है, चलिए अगला देखें। नदी शब्द है। नदी कैसा है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि दोनों? तो आपको बता दें कि नदी स्त्रीलिंग होता है। शब्द से अपन को अर्थ नहीं लगाना, जब शब्द पूछा जाए तो वो देखना है शब्द किस में प्रयुक्त होता है, तो नदी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। अगला देखें, संप्रदान कारक का चिन्ह है। तो संप्रदान के लिए ये जो कारक है इनके आप चिन्ह याद रख लेना, कर्ता ने कर्म को, ये सब कुछ। अगला देखें, कपटी शब्द कैसा है? कपटी शब्द कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, दशाबोधक है, तो रंगबोधक। तो देखिए जो सार्वनामिक विशेषण तो जो सर्वनाम की विशेषता बता रहे, जैसे यह पुस्तक अच्छी है, ऐसा कुछ। तो सार्वनामिक गुणवाचक है, गुण बता रहा है कि कपटी शब्द कैसा है? गुणवाचक है, किसी का गुण बता रहा है या दोष बता रहा है, तो गुणवाचक के अंतर्गत है। दोषवाचक अलग से कोई नहीं होता। कपटी मतलब छल कपट करने वाला, मायाचारी करने वाला, तो गुणवाचक है। ठीक है, दशाबोधक है, नहीं दशा मतलब अवस्था, ये रोगी है, ऐसा है, तो ये अवस्था हो जाती है। और रंगबोधक काला नीला पीला, ये रंगबोधक कहलाते हैं। तो ये अपन को याद रखना है। अगला देखें, वह खाना खाने लगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह खाना खाने लगा, तो खाने और लगा दो इसमें क्रिया आ रही, इसलिए क्या हो जाएगी? द्विकर्मक। कैसी हो जाएगी? द्विकर्मक। खाने और लगा दो दो आ रही ना, तो इस क्या कर द्विकर्मक, मतलब यहाँ पर दो कर्म हो, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? द्विकर्मक। अगला देखें, नाव बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में बूंद बूंद क्या है? विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो बूंद बूंद क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। एक क्रिया की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। बूंद बूंद टपक लगी दो बार, तो क्रिया की और विशेषता बता रही है। टपक तो रहा, लेकिन कैसा टपक रहा है? बूंद बूंद। तो जो क्रिया की विशेषता बता उनको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला देखें, निम्न में पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प का कमल है, प्रसून भी है। ठीक है, कमल जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, प्रसून है, सुमन है और कुसुम है। ठीक है, कमल तो कमल एक फूल होता है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं। पुष्प का प्रसून हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि नहीं है, ये याद रखना, नहीं है पूछ रहा है, मतलब इसका सही उत्तर तो कमल है। कमल नहीं है, बाकी तीन है। अगला देखे, निम्न में दांत का पर्यायवाची है। दांत का दंत है, संस्कृत में दंत बोलते, दसन भी है और द्विज भी है, याद रखना। दांत का द्विज भी है, मतलब ये सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा कि दांत के पर्यायवाची क्या क्या है? दंत, दसन, द्विज। ये बहुत मोस्ट पूछे जाते हैं। अगला देखें, निम्न में कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? निषेध का विधि, विधि का निषेध, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। उत्तर का दक्षिण, ठीक है। देखे दिशाओं का याद रखना, पूरब का पश्चिम होता है, उत्तर का दक्षिण होता है। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञानी, विज्ञ मतलब ज्ञानी, ये भी ठीक है। चतुर का होशियार गलत हो जाएगा, क्योंकि चतुर और होशियार एक जैसे हैं, मतलब यहाँ पर ये युग्म गलत है। चतुर होशियार गलत है, बाकी उत्तर का दक्षिण ठीक है, विधि का निषेध, निषेध का विधि ठीक है, अज्ञ का विज्ञ ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वो ऐसे क्वेश्चन लगातार आप तक आने वाले हैं अन्य वीडियो में, इसलिए आप, मेरा निवेदन है यदि पसंद आए और ऐसी वीडियो आगे आपको चाहते हैं तो मेरा निवेदन होगा कि आप जरूर से लाइक करें, हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगला देखें, निम्न में कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? ये अपन पढ़ चुके। अगला देखें, अधुनातन का विलोम होगा। अधुनातन मतलब नया, तो इसका क्या हो जाएगा? पुरातन मतलब पुराना। जिस प्रकार से पूछ रहा है उसी प्रकार से हमें विलोम देना पड़ता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखें, अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण जो करने योग्य होता है उसको बोलते हैं अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य है उसको क्या बोलते हैं? अनुकरणीय, क्योंकि वह अनुकरण के योग्य है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अनुकरणीय। ठीक है, अगला देखें, पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द होगा। पति पत्नी का जोड़ा उसको कहते हैं दंपति। क्या बोलते हैं? दंपति बोलते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ठीक हो जाएगा दंपति, 2 नंबर।
लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि साथ में शुद्ध वर्तनी का भी ध्यान रखना है, थोड़ी कंफ्यूजन थी। दंपति ये ठीक लिखा है, दंपति ये ठीक लिखा है, इसलिए 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका याद रखना। अगला देखें, ताजमहल खाली स्थान का अद्भुत नमूना है। स्थापत्य का है, शिल्प कला, चित्र का, मूर्ति। तो आपको बता दें स्थापत्य कला, जो महल बनाए जाते हैं वो स्थापत्य कला के होते हैं, ठीक है। शिल्प नहीं है। कोई मूर्ति जब बनाई जाती है तो मूर्ति कला का होता है। कोई चित्र अच्छा बना जाए तो चित्र कला का होता है। और पत्थर से जो बीच में अपन खोद देते हैं, शिल्प कर देते हैं, वो शिल्प कला का होता है। अगला देखें, रानी घर जा रही है वाक्य है। रानी घर जा रही है सामान्य सा वाक्य, इसलिए क्या हो जाएगा, सरल वाक्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है। अगला देखें, प्रत्येक देशवासियों को, अभी अपन को बताना है कौन सा गलत है। देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। अब यहाँ पर बोला प्रत्येक देशवासियों को, देश की सेवा, प्रत्येक देशवासियों को, ये बिल्कुल गलत है। क्यों है इसमें त्रुटि, तो आप बता दें कि प्रत्येक देशवासी अकेले बोल देते उसमें सब कुछ आ जाते। प्रत्येक यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, देशवासी के साथ प्रत्येक लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला देखें, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है। टांग अड़ाना बदनाम करना नहीं है, बिना कारण लड़ना ये भी नहीं है, गलत काम करना ये भी नहीं। इसका है अवरोध पैदा करना। कोई काम कर रहा था, अपन काम कर रहे थे, अपन नहीं बोलते अरे लो इतना अच्छा काम करने जा रहे थे, ने टांग और अड़ा दी, अभी काम नहीं करने दे रहे हैं, टांग अड़ा रहे बार बार। तो ये क्या हो जाएगा, अवरोध पैदा करना। जैसे आजकल की सरकारें कोई अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन विपक्ष हो या कोई हो तो उसमें टांग अड़ा देती है, उस काम को, उस बिल को, उस विधेयक को पास नहीं होने देती है। तो ये क्या कहलाता है, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ। इससे कुछ बीजेपी वाले शायद खुश भी हों, लेकिन ये दोनों सरकारें करती हैं। अगला देखें, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है। आंख की किरकिरी होना मतलब इसका अर्थ हो जाएगा अप्रिय लगना, कि कष्टदायक होना, कि धोखा देना, कि बहुत प्रिय होना। बताइए क्या होगा, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अप्रिय लगना, कि आंख में क्या हो रहा है, किरकिरी हो रहा है, प्रिय नहीं लग रहा है। कैसे लग रहे हैं, अप्रिय लग रहे हैं। अगला देखें, जान जोखिम में डालना। जान जोखिम में डाल दी, पर नहीं बोलते ने अपना बिल्कुल जान जोखिम में डाल दी। तो मरने के लिए तैयार होना, क्या हो जा रहा है, मरने के लिए तैयार होना। इसका जो है ये नहीं होगा, मरने की इच्छा ये भी नहीं होगा, जान बचाना ये भी नहीं, जोखिम लेना। अपन नहीं बोलते इनने इस काम में बिल्कुल जान खतरे में डाल दी थी, मतलब जोखिम ले लिया था कि ऐसा काम करे या ना करे, उसका क्या ले लिया, जोखिम ले लिया था। तो ये हो जाएगा जोखिम लेना। अगला देखें, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार को माना है। रसराज किसको माना, तो रसराज भी कौन है, श्रृंगार है, और सर्वश्रेष्ठ रस भी कौन है, श्रृंगार है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम सभी ने यहाँ पर चर्चा की है। तो इस ये जो प्रश्न है अक्सर पूछे जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे, और जब भी कोई एग्जाम देने जाएंगे तो आप कोई भी व्याकरण का क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। आप इसी तरह हमारे और वीडियो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, बहुत सारे हिंदी के वीडियो हैं, आप उनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, उसी तरह हमसे जुड़े रहें। पुनः मिलेंगे दूसरे वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ और चर्चा करेंगे। आपको कोई सब्जेक्ट, कोई विषय समझ में ना आ रहा हो, कमेंट में आप अपने बात रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।